नमस्ते साथियों, मैं हूं मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार। पिछली वीडियो में आप मिले थे मेरे पिता चंद्रगुप्त मौर्य से। इस वीडियो में आप जानेंगे मेरे और मेरे पुत्र अशोक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। उसका शासनकाल लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक चला। यूनानी स्रोत मुझे अमित्रघात कहते हैं, जिसका अर्थ शत्रु संहारक है। ये बात याद रखना, पेपर में पूछते हैं। वो एक ऐसा योद्धा राजा था जो अपने पिता की जीती हुई भूमि को और मजबूत बनाता गया। मैं दक्षिण में मैसूर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर चुका हूँ और मैंने अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। उसने चोल, पांड्य और केरल जैसे राज्यों से संपर्क स्थापित किया, हालांकि उन्हें पूरी तरह जीता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बिंदुसार का धार्मिक झुकाव आजीवक संप्रदाय की ओर था, जो मक्कली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया। मैं आजीविका संप्रदाय का अनुयायी हूँ, जो मक्काली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया है। मैंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक राज किया है। उसके दरबार में ग्रीक दूत डिमाक्स भी आए, जिन्हें सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, और फिर 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई, जिसके बाद सत्ता की लड़ाई में उनका पुत्र अशोक विजयी हुआ। बाकी पेपर में मेरे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो अब आप पढ़िए मेरे पुत्र अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा माना जाता है। युवावस्था में अशोक बेहद साहसी, बुद्धिमान और कठोर स्वभाव का था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया, हालांकि ये संख्या प्रतीकात्मक भी हो सकती है। मैं उज्जैनी का राज्यपाल हूँ, जहाँ पिता बिंदुसार ने मुझे साम्राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। यहां से मैं मौर्य शक्ति को और मजबूत करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अशोक की असली प्रसिद्धि उसकी क्रूरता से नहीं, बल्कि परिवर्तन से आई। सबसे बड़ा मोड़ आया 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में। साथियों, 261 ईसा पूर्व चल रहा है और अब कलिंग को जीतने का समय आ गया है। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। युद्ध इतना भयंकर था कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और हजारों विस्थापित हो गए। लेकिन इस जीत ने अशोक को अंदर से तोड़ दिया। खून की नदियां देखकर उसके हृदय में पछतावा जागा। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में लाखों योद्धाओं की जान गई। ये मेरी सबसे क्रूर विजय थी, जो मुझे हमेशा सताएगी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सतना में नामक भिक्षु से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। रामग्राम स्तूप नेपाल हिंसा का त्याग कर केतकी स्तूप प्रयागराज के पास और अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। भौतिक विजय नहीं। उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जबरदस्त प्रयास किए। अभी 250 ईसा पूर्व में मैंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई है, ताकि बौद्ध धर्म शुद्ध और संगठित हो। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्स ने की। इसलिए संगीति में बौद्ध धर्म की शुद्धि की गई। गलत मत वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर किया। त्रिपिटक की पुनः समीक्षा हुई, जिसमें धर्म, विनय और अभिधम्म को व्यवस्थित किया गया। मोगलिपुत्र तिस्स ने कठावत्थु नामक ग्रंथ रचा, जिसमें मतभेदों का निराकरण किया। इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, स्थविरवाद और महासांघिक। लेकिन सबसे रोचक हिस्सा था विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार। ये मेरे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हैं। मैं इन्हें श्रीलंका भेज रहा हूं, ताकि बौद्ध धर्म वहां फैले। आज तक श्रीलंका में थेरवाद परंपरा मजबूत है। कश्मीर और गांधार में मज्जिम और कस्सपगोत ने काम किया, जहां स्तूप और मठ बने। यहां तक कि मिस्र, मैसेडोनिया, साइरन और अलेक्जेंड्रिया के राजाओं जैसे टॉलेमी द्वितीय, एंटिगोनस और मेगास को भी धम्म का संदेश भेजा। अशोक ने लिखा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान ही सच्चा धर्म है। ये पहली बार था जब कोई भारतीय शासक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक विचार फैलाए। परिणाम, बौद्ध धर्म भारत से बाहर एक विश्व धर्म बन गया।
और आज श्रीलंका से जापान तक इसका प्रभाव है। अशोक ने बौद्ध अवशेषों को 84,000 स्तूपों में बांटा। हालांकि ये संख्या प्रतीकात्मक है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश सांची के स्तूप का निर्माण करवा रहा हूँ। ये ईंटों से बनाया जा रहा है। इसमें हम बुद्ध के अवशेष रखेंगे। इसमें 4 तोरण हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उपदेश उकेरी गईं। बुद्ध को यहाँ प्रतीकों से दिखाया गया। घोड़ा गृह त्याग के लिए, धर्म चक्र उपदेश के लिए, बोधि वृक्ष ज्ञान के लिए। सांची से जुड़ा एक लघु शिलालेख भी मिला। इस लघु शिलालेख पर मेरा नाम देवानम प्रिय प्रियदर्शी लिखा जाए। भरहुत स्तूप सतना में है, धम्मेक स्तूप सारनाथ में जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, रामग्राम स्तूप नेपाल में, केतकी स्तूप प्रयागराज के पास और अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। यहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। मैं यह शिलालेख रुम्मिनदेई नेपाल में स्थापित कर रहा हूं। इस लुम्बिनी शिलालेख पर लिखो, मैंने बुद्ध के जन्म स्थान का सम्मान किया और कर में कमी की। लुम्बिनी शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ बुद्ध जन्मे और क्षेत्र कर मुक्त है। मैं गिरनार में यह शिलालेख स्थापित कर रहा हूं ताकि धम्म और शांति मेरी प्रजा तक पहुंचे। पशुवध पर रोक भी लगा दी है। कलिंग युद्ध के बाद मैंने धम्म अपनाया। ये शिलालेख मेरी प्रजा को शांति और धर्म की राह दिखाएंगे। स्तंभ लेखों में 7 प्रमुख हैं, जैसे सारनाथ स्तंभ जिसमें 4 सिंह हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं बल्कि देवानम प्रिय प्रियदर्शी है। विषय जन कल्याण, अहिंसा, सहिष्णुता, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, कुएं, सड़कें, अस्पताल बनवाना। अशोक के अभिलेख तो जैसे इतिहास की आवाज है। ये पत्थर या स्तंभों पर खुदे संदेश हैं जो धम्म के प्रचार के लिए बनवाए गए। इस शिलालेख पर मेरा धम्म लिखो, अहिंसा, सत्य और सभी धर्मों का सम्मान। ये अभिलेख पूरे भारत में फैले। उत्तर में मेरठ, पूर्व में धौली, पश्चिम में गिरनार, दक्षिण में ब्रह्मगिरी और नेपाल पाकिस्तान तक। इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और ये मौर्य प्रशासन का प्रमाण है। अशोक के प्रशासन में धर्म महामात्य नियुक्त किए गए जो नैतिकता सिखाते थे। पशु हत्या पर रोक लगाई, सभी धर्मों के प्रति समानता अपनाई। मौर्य कला में स्तंभ, गुफाएं, स्तूप जैसे सांची और सारनाथ का सिंह स्तंभ उत्कृष्ट है। जीवन के अंत में अशोक ध्यान और सेवा में लीन रहा और 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मुझे इतिहास का सबसे महान राजा मानते हैं या नहीं। अगले वीडियो में एक बार में ही हम बौद्ध धर्म कंप्लीट करेंगे। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।